जिस दिन से नई हुकूमत तशरीफ़ लाई थी, हम सुन रहे थे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़नी हैं, लेकिन ये बढ़ा नहीं रहे थे। और शायद कुछ लोगों ने समझाओ कि इनकी मोहब्बत है, इनकी शराफत है, और ये बयानात भी ऐसे दे रहे थे कि हम बोझ हुकूमत आवाम पे नहीं डालेंगे, हम पिछली हुकूमत का जो पेट्रोल का बोझ है वो इस हुकूमत पे नहीं डालेंगे, चाहे हुकूमत छोड़नी पड़ जाए हम इस आवाम के ऊपर ये बोझ नहीं डालेंगे। सब बकवास था। दरअसल बात ये थी कि इनको ये फ़िक्र थी कि अगर इमरान खान ने इनको निकाल दिया, उसके धरने हमले ने, या पीछे से इस्टेब्लिशमेंट ने साथ नहीं दिया और इनकी हुकूमत 3-4 महीने में या 2 महीने में ख़त्म हो गई, तो ये इस पेट्रोल बम के बाद इलेक्शन पे नहीं जा सकेंगे, क्योंकि कौम बहुत मारेगी इनको। जैसे ही इनको ये तसल्ली हो गई, कोई ना कोई सेटिंग हो गई, कहीं ना कहीं से इनको थपकी मिल गई, इन्होंने फौरी तौर पे एक ही दिन में 30 रुपये का झटका हमको लगा दिया। इससे साबित ये हुआ कि इनमें से कोई भी इस इंटरेस्ट में नहीं है कि 22-23 करोड़ आवाम के साथ क्या हो रहा है। इनको सिर्फ ये फिक्र है कि क्या हम इलेक्शन दोबारा जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, हम जो फैसले करेंगे उससे हम आइंदा इलेक्शन में जा सकेंगे कि नहीं जा सकेंगे, आवाम को बेवकूफ़ बना सकेंगे कि नहीं बना सकेंगे, मैं हुकूमत में रहूँगा कि नहीं रहूँगा, मेरी लीडरशिप रहेगी कि नहीं रहेगी, मेरी पार्टी ऊपर रहेगी। इसके अलावा इनको इस बात की कोई फिक्र नहीं कि 23 करोड़ आवाम के साथ क्या होने वाला है, उसका कोई इंटरेस्ट इनके दिल में नहीं है। बहरहाल ये तो IMF का हुक्म था, हमारे ऊपर ये बोझ था, ये पेट्रोल की कीमत तो बढ़नी थी साहब, सो बढ़ गई। अब देखना यह है कि पेट्रोल में ऐसा मसला क्या है। तेल वो चीज़ है जिसके लिए माजी करीब क्या, माजी बईद की भी तकरीबन सारी जंगें लड़ी गई। जितनी बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं उसका ताल्लुक़ तेल से है। पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर जो एक फसाद है तेल, जो बहुत से ममालिक जो हैं जिनके ऊपर ऑक्यूपाई किया हुआ है तेल, रिजीम चेंजेस तेल, रूस अमरीका झगड़ा तेल, सब मामला तेल का है। और हम उन ममालिक में से हैं जिनके पास शायद ज़मीन में तेल तो हो लेकिन निकलता नहीं है, निकलता भी तो ऐसे ही बस बराए ना। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा तेल जो है वो इम्पोर्ट होता है, बल्कि तकरीबन 100% ही इम्पोर्ट होता है साहब। कभी सऊदी अरब से भीख मांग लेते हैं, कभी कहीं से भीख मांगते हैं, तेल लेते हैं, गाड़ी में डालते हैं, इंडस्ट्री में डालते हैं, बिजली बनाते हैं और उसको फूंक देते हैं। तो तेल की कीमत जो हमारे यहाँ अंधों की तरह बढ़ती है, उससे बचने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है कि माल बहुत हो हमारे पास और हम तेल ख़रीदी जाएँ और फूकी जाएँ, नो प्रॉब्लम। दूसरा तरीका ये है कि हम तेल का इस्तेमाल कम कर दें। अब पहला जो मामला, दौलत तो हमारे पास है नहीं, तो हम ये तो नहीं कर सकते जितना चाहो ख़रीदो फूंक दो। हम इधर से कर्ज़ा लेते हैं, उस कर्ज़े से तेल इंपोर्ट करते हैं, तेल इंपोर्ट करके अपनी मशीनरी चलाते हैं। अब जो हम तेल की कंजम्पशन है उसको क्या कम कर सकते हैं, आज मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक मोटा मोटा हिसाब लगाते चले आपकी खातिर। अभी परसों एक जलसा जुलूस धरना हुआ, जो भी हुआ, इस्लामाबाद के ऊपर एक बलवा हुआ, तो उसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि लाखों लोग थे, मैं कहता हूँ हज़ारों लोग थे। एक मोटा हम हिसाब कर लेते हैं कि चलो भाई 50,000 गाड़ी जो है वो पूरे पाकिस्तान से मोबिलाइज़ हुई, ऐसे एक अंदाज़न बात कर रहे हैं, 50,000 गाड़ी मोबिलाइज़ हुई इस्लामाबाद की तरफ, ठीक है साहब। तो 50,000 गाड़ी जो हुई और मोटरसाइकिल अलावा उसके, तो एक आम गाड़ी का पेट्रोल टैंक 40 से 70 लीटर का होता है। हम मोटा हिसाब कर लेते हैं साहब 50 लीटर, ठीक हो गया साहब। तो 50,000 ज़रब 50, ठीक है, तो ये हुआ तकरीबन 25 लाख लीटर। तो 25 लाख लीटर हमने कंज्यूम किया, एक टैंक यूज़ हुआ होगा इस सारी मोबिलाइजेशन में। उसको अब आप 100 रुपये से ज़रा दे दीजिए, जो इम्पोर्ट कॉस्ट होगी हमारे तेल की, वैसे उससे ज़्यादा होगी लेकिन चले 100 रुपये पे कर देते हैं। तो हमने कोई 30-40 करोड़ रुपए का इम्पोर्ट वैल्यू पे पेट्रोल ऐसे करके फूंक दिया। यानी हमने कर्ज़ा लिया IMF से, उस कर्ज़े से हमने तेल मंगाया, उस तेल को हमने एक डब्बे में डाला और माचिस की तीली लगा के फूंक दिया। ये था हमारा कारनामा। अब ये तो एक दिन की रोदाद है। रोज़मर्रा हम क्या करते हैं, ट्रैफिक जैम्स, हमारे पास कोई ट्रैफिक इंजीनियरिंग नहीं है। कराची में, लाहौर में, पिंडी में, इस्लामाबाद में बेतहाशा पेट्रोल ऐसे ही फूका जाता है। आप यूरोप से गाड़ी मंगाएं, यूरोप की जो गाड़ी है, आप जर्मन गाड़ी ले लें, स्कैंडिनेविया में जो गाड़ियाँ चल रही हैं, या फ्रांस में, इटली में जो गाड़ी, आप जब गाड़ी को सिग्नल पर रोकते हैं ना साहब, तो उसका इंजन खुद बंद हो जाता है। ये तो आज की बात है जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। आज से 30 साल पहले भी
ये ट्रेंड था स्वीडन में, नॉर्वे में, फिनलैंड में, कि अगर कोई शख्स सिग्नल पे अपनी गाड़ी का इंजन बंद ना करे तो दूसरा बंदा आके एक शीशा करे, इंजन बंद करो, तुम पेट्रोल ज़ाया कर रहे हो और एनवायरनमेंट का बेड़ा गर्क कर रहे हो। तो ना सिर्फ वो एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, लेकिन साथ यानी माहौल को अपने साफ रख रहे हैं, लेकिन साथ ही अपना फ्यूल कंजम्पशन भी कम कर रहे हैं। हम सिग्नलों के ऊपर, हम ट्रैफिक जैम्स में सुबह शाम हज़ारों लाखों लीटर पेट्रोल ऐसे रोज़ फूंक देते हैं, आग लगा देते हैं उसको, किसी काम करवाया फूंक दिया, धुआं बनाया फूंक दिया। हमने डॉलर कर्जा लिया, तेल इंपोर्ट किया, रोज़ फूंक देते हैं मुझे बेमकसद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमारे पास कोई मास ट्रांजिट सिस्टम्स नहीं है। लाहौर में एक वो मेट्रो चल रही यूँ, और अब वो ऑरेंज लाइन जिसके ऊपर पीटीआई की हुकूमत ने इतना मातम किया, इतना मातम, इतना रोना पीटना किया, एक वो चल रही है। कराची में अब वो मैंने तो नहीं देखी आँख से, लेकिन शायद वो ग्रीन लाइन चल रही है। ये 22 और इस्लामाबाद की वो जो भी मेट्रो चल रही है और पेशावर में अब चल रही है, ये 2022 है। हमारी सड़कों पे जो मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, रिक्शे चल रहे हैं, अगर हम एक बस चलाते हैं तो उसमें 50 से लेकर 60-70 लोग तक, सब बड़ी बस हो तो 70-80 लोग उसमें सफ़र कर सकते हैं, बल्कि ज़्यादा। और वो उसका फ्यूल कंजम्पशन सोचिए ना, एक बस 70 मोटरसाइकिलें, एक ट्रेन जिसमें एक मूवमेंट में आपके पास 250, 300, 400, 500 लोग मूव कर सकता है, चलो 200 लोग मूव कर सकते हैं उस एक ट्रेन के अंदर, 200 मोटरसाइकिलें। ये जो हम पेट्रोल फूंक रहे हैं दना धन ते टना टन, लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो इनकन्वीनियंस है उस पर अलग डिस्कशन करेंगे किसी दिन। लेकिन साहब जो हम पेट्रोल फूंक रहे हैं वो हम क्यों फूंक रहे हैं? हम क्यों मास ट्रांजिट सिस्टम्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि जो बनते हैं उसके ऊपर हम रोला डाल के, मातम करके, शोर मचा के उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उस पर बहस होती है। कराची में आज तक सर्कुलर रेलवे अभी तक सही से नहीं चल सकी। आपको पता है, कन्वीनियंस छोड़िए, पोल्यूशन छोड़िए, सब, सिर्फ फ्यूल की सेविंग कितनी होगी? वो फ्यूल जिसकी खातिर आज हम तकरीबन कंगाल होकर जलील हो रहे हैं दुनिया भर में, वो फ्यूल जिसकी वजह से श्रीलंका का कबाड़ा हो गया, वो फ्यूल हम ऐसे ही ज़ाया कर रहे हैं, फेंक के उड़ा के धुएं में, धनन धनन धुएं में उड़ा रहे हैं उसको। उसके बाद साहब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 1300 सीसी, 1500 सीसी, 1800 सीसी लग्जरी, 2000 सीसी बहुत लग्जरी। ये 2000 सीसी से ऊपर की जो गाड़ियाँ सड़कों पे घूम रही हैं, आउडियाँ और ये BMW हैं, ये पोर्श हैं, ये मर्सिडीज़ हैं, वो तो इतनी नहीं, आउडीज़ बहुत हैं, और साथ में वो प्राडो हैं और फॉर्च्यूनर हैं, ये 2.5, 3, 4 हज़ार सीसी की जो गाड़ियाँ हैं साहब, ये तो ऊबर लग्जरी से भी ऊबर है ना। इसके ऊपर टैक्स क्यों नहीं है? फ्यूल टैक्स क्यों नहीं? एक शख्स मिडिल क्लास का, जिसका और उसके बच्चों का मुस्तकबिल यहीं से मुंसलिक है, वो बेचारा अपनी 1000, 1200, 1300, 1400, 1500 सीसी गाड़ी में जा रहा है, और साथ में 10 साहब आते हैं 4000 सीसी के एक जहाज़ में, और धनाधन पेट्रोल फूंक रहे हैं। उनका बच्चे वैसे ही अमेरिका चले जाना है, बाहर किसी मुल्क में चले जाना, उसके पास एक आधी ड्यूअल नेशनलिटी होगी, नहीं भी होगी तो वो निकल जाएगा यहाँ से। वो इम्पोर्ट डॉलर, हमारा बच्चा मकरूज़, हमारा मुस्तकबिल मकरूज़, हमारी माएँ बहनें मकरूज़। हमने पेट्रोल मंगाया, उसके 4000 सीसी के इंजन में भरा, और उसने ऐसे रेस दी, बाज़ार में खड़ा हुआ, आधा घंटा इंजन चलाया, कॉफ़ी पी और फूंक के वो निकल लिया, और हमारी नस्लें गिरवी हो गई। और मेरा मशवरा हुकूमत को ये है कि साहब अगर 2000 चले 2200 सीसी कर लें हमारे यहाँ, ठीक है, मिडिल क्लास में भी आप रूम देते हैं 2200 सीसी, ओके, 2200 सीसी ओके। उससे ऊपर जो गाड़ी है साहब, उससे डॉलर में फ्यूल टैक्स लें आप, यानी फ़ी 100 सीसी आप उससे $10 वो ले लें फ्यूल टैक्स। तो किसी के पास अगर 4000 सीसी की गाड़ी है तो उससे $400 महीना टैक्स है, रुपए में नहीं, डॉलर में, क्योंकि हम फ्यूल डॉलर में ख़रीदते हैं। तो उसको बोले भैया $400 महीना तू बैंक में जमा करा दे, नेशनल बैंक में, फिर डाल जितना पेट्रोल डालना है, फिर तेरा हक बनता है। तेरे पास भाई दौलत है ना, तो उस दौलत को इस्तेमाल कर, तेरा हक बनता है। ले बड़ी से बड़ी गाड़ी का हवाई जहाज चला सड़क के ऊपर, लेकिन उसका टैक्स दे, क्योंकि जो मिडिल क्लास का हम बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जनाजा निकाल रहे हैं ये फ्यूल प्राइसेस बढ़ा के। जो हम गरीब आदमी की हम बात करें, वो जी एहसास प्रोग्राम के तहत जो है मोटरसाइकिल वालों को रिलीफ देंगे पेट्रोल पे, वो भाई उनको रिलीफ मत दो, वो बेचारा तो जान मारने को तैयार है, मिडिल क्लास भी जान। ये जो 4-4, 3-3 हज़ार सीसी के हवाई जहाज फिर रहे हैं,
इनको टैक्स करें, इनको पिनलाइज करें और सही किस्म की पेनल्टी मारें, डॉलर्स में मारें। इनके पास पैसा है ना भाई, आपके पास 3.5 करोड़ रुपए की गाड़ी, आप रेंज रोवर लिए फिर रहे हैं आपके पास 3-3.5 करोड़, ठीक है भाई, 5-6 करोड़ की गाड़ियाँ आपने ली हुई हैं, दो ना यार $300 महीना आप इसका टैक्स, फ्यूल टैक्स, लग्जरी टैक्स वैक्स तो अलग है, फ्यूल टैक्स, फ्यूल पे हम मर रहे हैं, फ्यूल टैक्स इनसे चार्ज कीजिए महीने का। उसके बाद साहब इस वक्त लाहौर में 3:30 बजे तकरीबन फजर की अजान हो जाती है पंजाब में पूरे में, और कोई 4:30 पौने 5 बजे है सूरज चढ़ जाता है, और 5:30 बजे फुल धूप गर्मी रोशनी होती है। हमारे यहाँ आज से कोई 20-25 साल पहले डे लाइट सेविंग इम्प्लीमेंट की गई थी, 1 साल चली, और क्योंकि हमारे पास ऐसे साइंसदान हैं, बड़े मॉडर्न और क्या कहते हैं एजुकेटेड और सिविलाइज लोग हैं, शेख रशीद साहब और मेरे ख्याल से एक आधे कोई और लोग, भाई ये हमारे यहाँ नहीं चल सकता, 1 साल बाद बंद कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता, वो गरीब मुल्क जैसे अमेरिका जैसे गरीब मुल्क, यूरोप जैसे गरीब बैकवर्ड मुल्क, ये सब डे लाइट सेविंग करते हैं क्योंकि गरीब है ना, फुकरे हैं। हम शहनशाहों का देश, महाराजाओं का देश, हमारे यहाँ डे लाइट से, हमें डे लाइट का क्या करना है, लानत ऐसी डे लाइट पे, हमें किस काम की डे लाइट भैया। ये जो डे लाइट सेविंग हमारे यहाँ नहीं होती, एक तो वो गज़ब, अच्छा चलो भाई डे लाइट सेविंग नहीं करनी ना करो, ये हमारा बाजार जो 2 बजे खुलता है दोपहर के, क्या बकवास है। हम मर जाएंगे, माँ बहन बेटी को गिरवी कर देंगे, नस्लों को बेच देंगे, दूसरे मुल्कों के गुलाम हो जाएंगे, मोहताज हो जाएंगे, फ़कीर हो जाएंगे, लेकिन सुबह वक्त पे नहीं उठेंगे। कोई जानवर भी ऐसा नहीं जो सुबह वक्त पे ना उठता हो। कौन सी आफत अगर हम आ जाएगी कि हम अल्लाह की बात सुन लें और हम फजर के वक्त उठ जाएं, नमाज भी पढ़ लें और उसके बाद वक्त पे काम कारोबार पे आ जाएं। भाई अगर हम 7 बजे बाजार दफ्तर खोल लें तो हम 2 बजे तक 7 घंटे पूरे कर चुके होंगे, यानी जोहर के वक्त आप काम कारोबार बंद करके घर जा सकते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि हम सब घरों से बेजार हैं, ज़िंदगियों से बेजार हैं, और हमें शौक़ है अपने मुस्तकबिल बर्बाद करने का, तो हम सोते रहेंगे, हर हराम की तरह पड़े खरमस्तियों में पड़े रहेंगे। अगर हुकूमत ने इम्प्लीमेंट कर दिया कि बाजार जल्दी बंद करो तो हड़तालें शुरू हो जाएंगी और मरना जीना शुरू हो जाएगा। क्यों हमें ये तौफीक नहीं है कि हम अलग सुबह उठें और दोपहर तक काम ख़त्म, क्योंकि रोशनी में बिजली ज़ाया हो रही है। भाई लोड शेडिंग बहुत है, तो क्यों नहीं हो लोड शेडिंग, सर्कुलर डेट बहुत है, लाजिम बात है कि आप बिजली फूंक रहे हैं, आप ज़ाया कर रहे हैं, आप धूप ज़ाया कर रहे हैं, आप दिन ज़ाया कर रहे हैं, आपके अंदर सिर्फ असराफ है। अल्लाह ताला को असराफ सख्त नापसंद है। हम ज़ाया कर रहे हैं चीज़ों को, ये हम अपनी जान पे नहीं लगा रहे, हमें इनसे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की नेमत को ज़ाया कर रहे हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ असराफ कर रहे हैं, हम गुनाह कर रहे हैं, हम जुल्म कर रहे हैं अपने साथ। आप मेरे भाई अगर 6 बजे, मैं 6 का हिसाब लगाता हूँ, हालांकि तकरीबन अप्रैल से लेके अगस्त तक आपके पास बड़ा लंबा टाइम मार्जिन है, लेकिन चलिए 6 बजे भी शुरू करूँ तो दोपहर के 12-1 बजे जब बाज़ार खुलता है, 7 घंटे तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। जब दिन ढलने लगता है तो हम बाज़ार खोल लेते हैं। अल्लाह की पनाह, मतलब मैं क्या बोलूँ इसके बाद आप लोगों को। मेरे भाई मेरी बहनों, ज़रा सोचिए कि हुक्मरान जो हम पे मुसल्लत हैं, ये ना समझिए कि उनकी खुशनसीबी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी खरमस्तियों, हमारी बदतमीज़ियों, हमारे गुनाहों का ये अजाब है हम पे। और क्यों ना हो, कौन सा ऐसा काम ये कौम नहीं करती जिसकी वजह से अल्लाह का अजाब उस पर ना हो। कौन सा हुक्म है अल्लाह का जो हम मानते हैं। हम इस्लाम की बात करते हैं, मज़हब की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं, लेकिन कहाँ है वो दीन हमारी रूहों में, हमारी कौल व फ़ेल में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो दीन कहाँ है। क्या हम दीन पे अमल कर रहे हैं? तो अब तो नहीं करेंगे तो मेरे भाई पर ऐसे हुक्मरान हमको मिलेंगे। गुजारिश है, इस फ्यूल के झगड़े पे कुछ सोचिए, अपने फ्यूल एक्सपेंडिचर को कम कीजिए, फ्यूल वेस्टेज को कम कीजिए। मैं ये भी नहीं कहता कि अपना खर्च कम कर लें, अरे जो ज़ाया कर रहे हो, जो फेंक रहे हो, उसको तो कंट्रोल कर लो यार, कम से कम उस पर तो कुछ कर लो। और अगर नहीं करोगे मेरे भाई तो ना शहबाज शरीफ मुजरिम, ना इमरान खान मुजरिम, ना जरदारी मुजरिम, ये कौम खुद मुजरिम है और फिर उसको सज़ा तो मिलती ही है। और अगर हमें इन कर्ज़ों की, इन बहतानों की, इस मुफलिसी की ये सज़ा में मिल रही है तो क्यों ना मिले साहब, हमारी हरकतें तो देखिए ज़रा।